दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पर हमें दिया जाता है रेडोलेंट। दोस्तों रेडोलेंट ये हमारे पास एक एग्जेक्टिव है, यानी कि इसका मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार, महक से भरा हुआ या फिर किसी चीज़ की याद दिलाने वाला। उसे हम जो है वो रेडोलेंट कह सकते हैं। यानी कि रेडोलेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर फ्रेग्रेंस से भरा हुआ होना। इसका जो यूज़ है वो अक्सर प्लेजेंट या फिर जो नोटिसेबल स्मेल होती है, जो आपको अच्छी खुशबू आती है कहीं से, उसके लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रेडोलेंट का जो है वो एक और इंटरेस्टिंग मीनिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़, प्लेस या फिर मेमोरी की याद दिलाना। ठीक है, यानी कि कोई स्मेल है, कोई एटमॉस्फेयर है, कोई चीज़ है जो कि इतनी स्ट्रांगली किसी एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होती है कि उसे देखते ही या फिर उसे महसूस करते ही आपको वो याद आ जाए, तो उससे भी हम जो है वो रेडोलेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि गुलाब के जो फूल होते हैं, अगर मान लीजिए कि गुलाब के फूलों से भरा हुआ कोई गार्डन है, वो रेडोलेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू है, अगर वो किसी पुरानी मेमोरी से जुड़ी हुई है, अगर आपको उस चीज़ की याद आ जाती है, तो वो भी आपके लिए रेडोलेंट हो सकती है। दादी के घर की किचन की खुशबू बचपन की याद दिला सकती है, तो वो भी रेडोलेंट है। तो ये सारे क्या है, रेडोलेंट होने के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर बारिश के बाद गार्डन में जो मिट्टी है और जो फूल है उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि गार्डन इज रेडोलेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स एंड वेट अर्थ। यानी कि जो गार्डन है वो मतलब कि फ्रेश फ्लावर्स और जो मतलब कि गीली मिट्टी है उसकी खुशबू से बहुत ही रेडोलेंट लग रहा है, बहुत ही मतलब कि उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। या फिर आपको कुछ अगर याद आ रहा है, उससे आपकी कोई मेमोरीज कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी आप जो है वो रेडोलेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेडोलेंट को मतलब कि गार्डन की नोटिसेबल स्मेल को शो करने के लिए यूज़ किया था। इस तरीके से हमें समझना है। और दोस्तों ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंट है, अरोमैटिक है, सेंटेड है। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की अच्छी स्मेल या फिर जो प्लेजेंट स्मेल होती है, जो हमें अच्छी लगती है, हमारे मतलब कि नाक को सुहाती है या फिर हमें सुहाती है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि फ्रेग्रेंट कह सकते हैं। फ्रेग्रेंट ये जो वर्ड है ना, वो मेनली अच्छी स्मेल यानी कि जो प्लेजेंट स्मेल होती है, जो हमें अच्छी लग सकती है, उसको ही डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बालकनी में कोई बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, जैसे कि जास्मिन का फ्लावर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप सुबह उठते हो और सुबह उठते ही आपके मतलब कि बालकनी में अगर आप जाते हो तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो वो होता है किसी चीज़ का फ्रेग्रेंट होना, यानी कि बहुत ही अच्छी और प्लेजेंट स्मेल देना। ठीक है, अरोमैटिक क्या होता है दोस्तों? अरोमैटिक का भी मतलब स्मेल से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये जो है वो मतलब कि नोटिसेबल स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। स्पेशली ये जो स्मेल है वो किस चीज़ की हो सकती है? किसी हर्ब की हो सकती है, किसी स्पाइसेस, जो मसाले हमारे घर में यूज़ होते हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ये मतलब कि उनके लिए ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है। या फिर हमारे घर में जो खाना बनता है, ठीक है, अगर उसकी स्मेल आपको आ रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी स्मेल आ रही है, तो उसके लिए भी आप जो है वो अरोमैटिक यूज़ कर सकते हो। या फिर प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अरोमैटिक का जो यूज़ है वो मोस्टली जो नेचुरल स्मेल्स होती है या फिर जो फूड रिलेटेड स्मेल्स होती है ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप ऐसे ही किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते अरोमैटिक का। अरोमैटिक आप यूज़ कब करोगे? जब आप खाने पीने की चीज़ों की बातें कर रहे होते हो, उनमें से कोई अच्छी स्मेल आ रही होती है तब। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि किचन में जो है वो मतलब कि फ्रेशली रोस्टेड स्पाइसेस की स्मेल इतनी ज़्यादा अरोमैटिक थी कि सबको भूख लगने लगी। अरोमैटिक थी यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, नोटिसेबल थी, स्ट्रॉन्ग थी। इस तरीके से हम जो है वो अरोमैटिक का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेड हमारा तीसरा वर्ड आता है। दोस्तों सेंटेड का मतलब होता है कि प्लेजेंट फ्रेग्रेंस से भरा हुआ या फिर फ्रेग्रेंस वाला, यानी कि अभी हमने जो फ्रेग्रेंट पढ़ा था ना, उससे ही मिलता जुलता है। ठीक है, सेंटेड अक्सर इंटेंशनली फ्रेग्रेंस ऐड की हुई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जिसमें मतलब कि फ्रेग्रेंस डाली गई है जानबूझकर। ठीक है, जैसे कि परफ्यूम होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि बर्थडे के गिफ्ट बॉक्स में सेंटेड कैंडल्स थी, इसलिए बॉक्स खोलते ही अच्छी फ्रेग्रेंस आई। अब उसमें जानबूझकर जो है वो मतलब कि क्या डाला गया था? सेंटेड कैंडल्स,
यानी कि कैंडल्स भी बनी है तो उसमें जानबूझकर, कैंडल्स में नेचुरली तो कुछ होता नहीं है, उसमें जो है वो मतलब कि जानबूझकर कोई परफ्यूम, कोई मतलब जो फ्रेग्रेंस है वो डाली गई है। जब किसी चीज़ में जानबूझकर मतलब कि फ्रेग्रेंस डाली जाए ना, वो उसकी अगर नेचुरल नहीं है तो उसके लिए आप जो है वो सेंटेड यूज़ कर सकते हो। तीनों में डिफरेंस है, तीनों ही जो है वो खुशबू से रिलेटेड है वर्ड्स हमारे, यानी कि फ्रेग्रेंट है, एरोमेटिक है, फिर सेंटेड है, लेकिन यूज़ कब करना है, किस चीज़ के लिए करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में करना है, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। अब एंटोनिम्स की यहाँ पर बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ओडरलेस है, सेंटलेस है, या फिर अनफ्रेग्रेंट है। अपोजिट वर्ड्स है हमारे सारे। ओडरलेस का मतलब होता है जिसमें कोई स्मेल ही नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ओडरलेस हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, ओडरलेस का मतलब होता है बिल्कुल स्मेल फ्री होना किसी चीज़ का। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई क्लीनिंग लिक्विड है जो कि बिल्कुल ओडरलेस है, इसलिए यूज़ करने के बाद जो है वो रूम में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ही नहीं आती, तो ये होता है किसी चीज़ का ओडरलेस होना, जिसमें कोई खुशबू ही नहीं होती। जैसे कि पानी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, पानी में कोई खुशबू नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से सेंटलेस, सेंटलेस का मतलब होता है कि जो चीज़ बिना स्मेल या फिर बिना फ्रेग्रेंस की होती है ना, उसे हम जो है वो सेंटलेस कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई कुछ फ्लावर्स देखने में ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन वो सेंटलेस होते हैं, यानी कि उनमें खुशबू नहीं होती है, इस तरीके से। अनफ्रेग्रेंट का क्या मतलब होता है, जिसमें प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ही ना हो, उसे हम जो है वो मतलब कि अनफ्रेग्रेंट कह सकते हैं। बहुत ही सारे सिंपल वर्ड्स थे हमारे। तो ये जो है वो हमारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द गार्डन वॉज रेडोलेंट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स आफ्टर द रेन। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि बारिश के बाद गार्डन में बहुत ही मतलब कि ताज़ा फूलों की जो है वो स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट फ्रेग्रेंस जो है वो फैली हुई थी। तो यहाँ पर रेडोलेंट का यूज़ गार्डन के एटमॉस्फेयर में नोटिसेबल स्मेल को डिस्क्राइब करने के लिए हुआ है। इस तरीके से हमने समझा है कि रेडोलेंट यानी होता क्या है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टोइक। दोस्तों स्टोइक ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ही धैर्यवान होना, सहनशील होना, अपने इमोशंस पर मतलब कि कंट्रोल रखने वाला, या फिर मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है, अगर उसमें आप शांत रह पाते हो तो आपको जो है वो स्टोइक कहा जा सकता है। दोस्तों स्टोइक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि डिफ़िकल्ट, पेनफुल या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल में रखता है और ज़्यादा कंप्लेन या फिर इमोशनल रिएक्शन नहीं देता किसी चीज़ पर। स्टोइक पर्सन जो है वो प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देता है, बल्कि सिचुएशन को क्या करेगा, वो बहुत ही शांति से, बहुत ही कामली एक्सेप्ट करता है और बिना पैनिक किए उसका सामना करता है। उसे हम कहेंगे स्टोइक करना। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स ना आने की वजह से मतलब कि वो दुखी नहीं हुआ, लेकिन उसने सिचुएशन को बहुत ही मतलब कि कामली हैंडल कर लिया, तो वो कैसा पर्सन है, स्टोइक पर्सन है। मैच हारने के बाद गुस्सा या फिर ब्लेम करने के बजाय बहुत ही शांति से प्रैक्टिस उसने कंटिन्यू की कि नेक्स्ट टाइम जीत लूंगा, तो ये भी एक तरीके से स्टोइक नेचर होता है। ट्रैवल के टाइम पर जो है वो मतलब कि फ्लाइट डिले होने पर पैनिक ना करना, पेशेंटली बहुत ही शांति से वेट करना उसका, ये भी स्टोइक होना होता है। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जांपल ले देते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन से पहले उसका जो लैपटॉप है वो सडनली काम करना बंद कर देता है या फिर खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पैनिक या फिर गुस्सा करने के बजाय क्या करेगा, कामली जो है वो बैकअप अरेंज करके प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता है उस टाइम पर। तो ये जो एटीट्यूड है उसका कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन उस पर आ गई या फिर उसका जो प्रोजेक्ट है वो खराब ही होने वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि कोई नॉर्मल पर्सन होता तो, या फिर मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा होता, तो वो क्या करता, पैनिक करता कि अब मेरा मतलब कि प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी या फिर मैं जो है वो मतलब कि पीछे रह जाऊंगा। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, हम पैनिक कर जाते, जो सारी चीज़ें हमने याद भी की हुई होती है प्रेजेंटेशन के लिए वो भी हम भूल जाते। तो उसका एटीट्यूड जो उसने मतलब कि बहुत ही कामली, बहुत ही अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया है बिना पैनिक किए, बिना घबराए, तो उसका एटीट्यूड कैसा है, स्टोइक उसका एटीट्यूड है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर है। दोस्तों ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अनइमोशनल है, कंपोज्ड है, रेजिलियंट है। अनइमोशनल का क्या मतलब होता है, जो इमोशन को ओपनली शो नहीं करता है, यानी कि जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई उसके अंदर जो है वो मतलब कि कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई भावनाएं ही नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, ओपनली शो नहीं करता, अपने अंदर ही दबा के रखता है। ठीक है, तो उसे हम जो है वो अनइमोशनल रहना कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई रिजल्ट देखने के बाद वो बिल्कुल अनइमोशनल रहा और उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अगर अच्छे मार्क्स आए तो कोई खुशी नहीं हुई और बुरे मार्क्स आए तो उसे दुख भी नहीं हुआ, बल्कि वो जैसा था वैसा रहा, बल्कि कोई भी इमोशन उसने निकाला ही नहीं बाहर। इस तरीके से कंपोज्ड का क्या मतलब होता है
कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत ही काम रहना, कंट्रोल्ड रहना, खुद के ऊपर जो है वो मतलब कि कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, तो उसे हम जो है वो कंपोज्ड रहना कहते हैं। यानी कि जब आप किसी सिचुएशन को देखकर घबराते नहीं हो, पैनिक नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में आप कंपोज्ड हो। रेज़िलिएंट का मतलब क्या होता है कि डिफ़िकल्टी या फिर सेटबैक के बाद भी जल्दी रिकवर करके उसे कंटिन्यू करना, उसे हम कहेंगे रेजिलिएंट। ठीक है, यानी कि रेजिलिएंट रिकवरी और बाउंस बैक करने की एबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर मैं कहूँ कि भाई कंपटीशन हारने के बाद वो रेजिलिएंट रहा और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करता रहा, रेजिलिएंट रहा यानी कि डिफिकल्टी या फिर सेटबैक के बाद भी मतलब कि जल्दी से रिकवर करके कंटिन्यू करता रहा, इस तरीके से यूज़ होता है रेजिलिएंट का। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हमारे एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि इमोशनल है, इम्पल्सिव है या फिर एजिटेटेड है। इमोशनल का मतलब होता है जो फीलिंग्स को बहुत ही स्ट्रांगली एक्सपीरियंस या फिर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इमोशनल कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मूवी की एंडिंग देखकर जो है वो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप कैसे हो, इमोशनल हो। ठीक है, यानी कि आपकी भावनाएं जो है वो बाहर आती है इस तरीके से। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे सडनली रिएक्शन या फिर डिसीजन लेना, उसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव कहेंगे। अब एक तरफ तो था स्टोइक। स्टोइक में क्या होता था कि पर्सन सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से कामली, बिना किसी झिझक के या फिर बिना किसी पैनिक के हैंडल कर लेता था। जबकि इम्पल्सिव पर्सन क्या करता है, इमोशंस के प्रभाव में आकर इमीडिएटली रिएक्ट कर सकता है, ये होता है इम्पल्सिव होना। जैसे कि मान लीजिए कि गेम हारते ही जो है वो कंट्रोलर फेंक देना एक इम्पल्सिव रिएक्शन है कि भाई वो गेम हार गया तो उसका जो गुस्सा है वो बाहर आया। इस तरीके से ये होता है इम्पल्सिव, जिसमें आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में जल्दी से अपने इमोशंस को क्या करते हो, बाहर फेंक देते हो, ये होता है इम्पल्सिव होना। एजिटेटेड का क्या मतलब होता है, एजिटेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होना, इरिटेटेड होना या फिर रेस्टलेस होना। ठीक है, बेचैन होना एक तरीके से, या फिर परेशान हो जाना, उसे हम जो है वो मतलब कि एजिटेटेड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हो और वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की और आपको भी लाइन में वेट करना पड़ता है, तो एक तरीके से आप जो है वो वहाँ पर एजिटेटेड हो सकते हो। एजिटेट हो सकते हो यानी कि एक तरीके से इरिटेट हो सकते हो, रेस्टलेस हो सकते हो कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। इस तरीके से जब आप बेचैन हो जाते हो या फिर आपको इरिटेशन होती है कि यार ये इतनी बड़ी लंबी लाइन है, मैं कब जाऊंगा वहां पर, कब पहुंचूंगा, तो जब आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है, थोड़ी सी आप डिस्टर्ब भी हो जाते हो, बेचैन भी हो जाते हो, तो वो मिक्स वाली जो फीलिंग होती है ना, उसे आप एजिटेट कह सकते हैं। ठीक है, हमारा ये जो मतलब कि सारे वर्ड्स है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही रिमेन्ड स्टोइक आफ्टर लूजिंग द फाइनल मैच। इस सेंटेंस का मतलब है कि फाइनल मैच हारने के बाद भी वो बहुत ही शांत रहा, यानी कि कामली उसने जो है वो सिचुएशन को हैंडल की और उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को ओपनली शो नहीं किया, सबके सामने नहीं आने दिया कि वो दुखी है। तो यहाँ पर स्टोइक का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इमोशनली कंट्रोल्ड रहना और कंपोज्ड रहना। इस तरीके से हमने समझा है कि स्टोइक यानी होता क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है टर्बिड। दोस्तों टर्बिड का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम मैला सा होना, धुंधला सा होना, मैला कुचेला या फिर गंदला होना, अशुद्ध होना, अस्पष्ट होना, उसे हम जो है वो मतलब कि टर्बिड कहते हैं। टर्बिड का मतलब होता है कि किसी लिक्विड का इतना क्लाउडी, मडी और अनक्लियर हो जाना कि उसके अंदर से क्लियरली दिखाई ना दे। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो मेनली पानी के लिए या फिर जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है ना उनके लिए होता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो अदर सब्सटेंसेज हैं वो मिक्स होने की वजह से वो जो है वो क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, जिस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है शायद और उसमें जो है वो मतलब कि पानी बहुत ही गंदा दिख रहा है, बहुत ही मडी यानी कि मिट्टी जैसे कलर का दिख रहा है। आप उसमें जो है वो अच्छे से क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं कि वो पानी जो है वो मतलब कि कैसे रंग का होना चाहिए था। ये होता है किसी चीज़ का टर्बिड होना, यानी कि मैला कुचैला सा होना। ठीक है, इस तरीके से टर्बिड का यूज़ जो है वो फिगरेटिवली भी यूज़ हो सकता है, और जहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि कन्फ्यूज़ होना, अनक्लियर होना कोई चीज़। अगर आप डिस्टर्ब हो, कन्फ्यूज़ हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप भी टर्बिड हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदे हो या फिर आपका रहन सहन गंदा है, ऐसा नहीं होता। फिगरेटिवली आपकी सोच को दिखा रहा है कि आप जो है वो सोच से कन्फ्यूज़ हो, डिस्टर्ब हो या फिर अनक्लियर हो किसी चीज़ में, उसके लिए भी हम जो है वो टर्बिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश के बाद जो है वो नदी में बहुत सारी जो मिट्टी है और जो छोटे पार्टिकल्स है वो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जो है वो पानी पहले की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो अब नदी का जो वाटर है वो कैसा हो गया है, टर्बिड हो चुका है। उसी तरह मान लीजिए कि बारिश के बाद रिवर का पानी टर्बिड हो जाना, मिट्टी मिलने की वजह से स्विमिंग पूल का वाटर टर्बिड हो जाना, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन को फिगरेटिवली टर्बिड डिस्क्राइब करना, ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये टर्बिड होने के एग्जांपल्स है। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि क्लाउडी है, मडी है या फिर मर्की है।
क्लाउडी का मतलब होता है जो क्लियर नहीं होता या फिर जो धुंधला सा होता है ना, उसे हम क्लाउडी कह सकते हैं। क्लाउडी का यूज़ वाटर के साथ साथ जो स्काई है, ग्लास है या फिर जो थॉट्स है ना, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे विचार या फिर जो मतलब कि स्काई है, अगर वहाँ पर भी काले बादल छाए हुए हैं, उसके लिए भी हम क्लाउडी यूज़ कर सकते हैं। पानी है अगर वो अगर धुंधला धुंधला सा है या फिर गंदा सा है, मिट्टी जैसा है, तो उसके लिए भी हम क्लाउडी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई बारिश के बाद जो है वो स्विमिंग पूल का जो वाटर है, जो पानी है, वो क्लाउडी दिखने लगा, इसलिए जो है वो स्विमिंग पूल मतलब कि स्विमिंग उसमें नहीं की जा सकती थी। तो स्विमिंग पूल के वाटर का क्लाउडी होना यानी कि गंदा हो जाना, एक तरीके से मिट्टी जैसा हो जाना, उसे हम क्लाउडी कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप समझ ही जाओगे कि क्लाउडी का मतलब क्या है। ठीक है। मडी हमारा दूसरा आता है। मडी का तो मतलब बहुत ही मतलब कि बेसिक है कि भाई मिट्टी से भरा हुआ, मिट्टी की वजह से डर्टी या फिर अनक्लियर हो जाना। मड का मतलब होता है मिट्टी यानी कि कीचड़। और जब आप जो है वो मतलब कि कोई चीज़ मिट्टी से भरी हुई हो जाती है या फिर मिट्टी से मतलब कि पूरी तरीके से सन जाती है, तो उसे हम मडी कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा वर्ड था। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश के बाद जो है वो बच्चे पार्क में जो है वो खेल रहे थे, और जो गड्ढे होते हैं, पडल जिसे हम कहते हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं, उनमें बच्चे कूद कूद कर खेल रहे थे। अब उनकी जो ड्रेस है वो कैसी हो जाएगी? मडी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, डर्टी हो जाएगी। ये होता है मडी होना। मर्की का क्या मतलब होता है? मर्की का मतलब होता है किसी चीज़ का डार्क होना, डर्टी होना या फिर अनक्लियर होना, स्पेशली वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, उसे हम जो है वो मर्की कह सकते हैं। जैसे कि मर्की वाटर को जो है वो डार्क और डिफिकल्ट टू सी थ्रू बताता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने क्लाउडी पढ़ा था या फिर मडी भी हमने पढ़ा था कि अगर पानी में जो है वो मिट्टी मिल जाती है तो उसमें से देखना जो है वो मुश्किल होता है, यानी कि पानी हमें ट्रांसपेरेंट नहीं दिख पाता। तो यही होता है मर्की होना किसी चीज़ का। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई लेक का जो मर्की वाटर है वो देखकर बच्चों ने उसमें जाने से अवॉइड किया, यानी कि अब वो नहाने नहीं जाते उसमें, क्योंकि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंदर कुछ भी हो सकता है। ये होता है किसी चीज़ का मर्की होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि बहुत ही बेसिक वर्ड है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, प्योर है। क्लियर का मतलब होता है जो मतलब कि साफ सुथरा है, इजीली विजिबल है, जिसमें से आप देख सकते हो, तो उसे हम क्लियर कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई फिल्टर करने के बाद बॉटल का जो वाटर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ हो गया, उसमें कोई गंदगी नहीं रही, ये होता है क्लियर। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू आप जो है वो क्लियरली देख सकते हो, जिसके आर पार आप देख सकते हो ना, उसे हम जो है वो थ्रू कह सकते हैं, या सॉरी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई नदी का जो पानी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, यानी कि उसमें से जो है वो आसानी से आप देख पा रहे थे कि मछलियाँ तैर रही है या फिर कुछ मतलब कि थोड़े से प्लांट्स वहाँ पर नदी में उगे हुए हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जब पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि बहुत ही साफ होता है, अंदर का आप सब कुछ देख पा रहे हो, इस तरीके से। प्योर का मतलब होता है किसी अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस से फ्री होना, उसे हम जो है वो मतलब कि प्योर कह सकते हैं। जैसे कि हम पानी को भी प्योर कहते हैं। क्यों प्योर कहते हैं? क्योंकि अगर वो फिल्टर है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, गंदा नहीं है या फिर मिट्टी नहीं है, ये सारी जो चीज़ें नहीं होती, तो वो प्योर हो सकता है। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर ही लिए। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, द रिवर बिकेम टर्विड आफ्टर हैवी रेन, यानी कि यहाँ पर बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि भारी बारिश के बाद रिवर यानी कि जो नदी का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी और मडी हो गया, यानी कि बारिश के साथ मिट्टी के जो छोटे पार्टिकल्स है वो भी नदी में आ चुके थे, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अच्छे से मतलब कि क्लीन नहीं रहा। तो यहाँ पर टर्बिड का मतलब है मडी और अनक्लियर वाटर। इस तरीके से हमने समझा है कि टर्बिड यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बम्पशस। दोस्तों बम्पशस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी का घमंडी होना, अकड़ू होना या फिर अपनी तारीफ खुद करने वाला, जैसे हम कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, उस तरीके से ये होता है बम्पशस का मतलब कि एक तरीके से सेंस। यानी कि बम्पशस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता है, इंटेलिजेंट समझता है या फिर टैलेंटेड समझता है, और अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस बार बार दिखाने की कोशिश करता है लोगों के सामने। ऐसा जो पर्सन है वो यूजुअली ओवर कॉन्फिडेंट होता है और दूसरों को इंप्रेस करने या फिर अपनी जो सुपीरियरिटी है उसे दिखाने की कोशिश करता है। इस वर्ड में जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का भाव नहीं है, बल्कि अनोइंग और सेल्फ इंपॉर्टेंट एटीट्यूड का सेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने क्लास में कंपटीशन जीता और उसके बाद वो हर किसी को जो है वो बताने लगता है कि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो पूरी क्लास में कोई नहीं है, तो वो दूसरे स्टूडेंट की बात को क्या कर रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है। और ऐसे एटीट्यूड को हम क्या कहेंगे, बम्पशस कहेंगे, जहाँ पर वो खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है, सेल्फ इंपॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं ना, ऐसा कोई व्यक्ति। यानी कि दूसरे स्टूडेंट जो है वो हर बार अपनी इंटेलिजेंस की ब्रैगिंग करे। कोई पर्सन मान लीजिए कि हर कॉन्वर्जेशन में अपनी अचीवमेंट बताता रहे। कोई प्लेयर है जो को दूसरों को मतलब कि अंडर एस्टिमेट करता है, खुद को सबसे बेस्ट समझता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे एग्जाम्पल बम्पशस होने के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
एग्जेक्टिव है ये हमारे पास, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एरोगेंट है, कंसीटेड है, सेल्फ इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे सारे वर्ड्स को, ठीक है। एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंडी होना, खुद को दूसरों से बेटर समझना या फिर ऊंचा समझना, सुपीरियर समझना जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है एरोगेंट होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया कि गेम में हर किसी को यूजलेस समझने लगा, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई खेल ही नहीं सकता। ये होता है एरोगेंट होना, घमंड आ जाना बेसिकली, ओके। कंसिटेड का क्या मतलब होता है कि अपनी जो एबिलिटीज़ है, यानी कि जो भी आप में स्किल्स है, कोई क्षमता है, कोई अपीयरेंस आपका, जैसा मतलब कि आप अगर अच्छे दिखते हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या फिर आपने कुछ अच्छा अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में, अगर उसके बारे में अगर आपके बहुत ही हाई ओपिनियन होते हैं उन चीज़ों को लेकर, आप दूसरों को जो है वो इन सारे मामलों में बहुत ही नीचा समझते हो और खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो, तो एक तरीके से आप कंसिटेड हो यानी कि घमंडी हो, यानी कि तीनों में जो है वो घमंड वाला ही सेंस है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई नया हेयर स्टाइल बनाने के बाद वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंसिटेड हो गई, यानी कि बार बार जो है वो मिरर में खुद को देख रही थी और सबको ऐसा दिखा रही थी कि जैसे मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, या फिर मेरा ही अपीयरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये होता है कंसिटेड होना, ठीक है। इस तरीके से मैं कहूँगी। सेल्फ इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है कि खुद को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, उसे कहते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि बाकियों को जो है वो एकदम तुच्चा समझना है, फिर टुच्चा सा समझना, और खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, उसे कहेंगे सेल्फ इंपॉर्टेंट होना, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हमारे एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हम्बल है, मॉडेस्ट है, या फिर अनअज्यूमिंग है। हम्बल का मतलब होता है कि अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में अननेसेसरीली बोस्ट ना करना, ज़्यादा जो है वो बातें ना करना, या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट देना, उसे हम जो है वो हम्बल रहना कहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ जीत लिया, आपने कुछ हासिल कर लिया तो उसके बारे में आप जो है वो कहते फिर रहे हो, सबको बताते फिर रहे हो, नहीं, बल्कि आप जो है वो अपने तक ही सीमित रहते हो, उसे कहेंगे हम्बल रहना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन जीतने के बाद भी वो जो लड़का था वो हम्बल रहा, उसने अपनी टीम को क्रेडिट दिया, ऐसा नहीं कि सारा क्रेडिट खुद ही खा लिया, ये होता है हम्बल होना, ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब होता है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर या फिर अपने अचीवमेंट्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट या फिर बोस्टफुल ना होना, बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल सा रहना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मॉडेस्ट हम उसे कहेंगे। अनअज्यूमिंग क्या होता है? अनअज्यूमिंग का मतलब होता है कि सिंपल और लो की रहना, बहुत ही मतलब कि बिना खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश किए, उसे हम चाहे वो अनअज्यूमिंग कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो लड़का है वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी वो बहुत ही अनअज्यूमिंग था, सबके साथ नॉर्मली बात करता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो किसी से बात नहीं करेगा या फिर उसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, बल्कि वो सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करता था और बहुत ही अनअज्यूमिंग था, यानी कि मतलब कि खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करता था, सुपीरियर नहीं समझता था खुद को, ये होता है अनअज्यूमिंग होना। तो हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द बम्शस बॉय केप्ट बोस्टिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो लड़का अपने अचीवमेंट्स के बारे में बार बार ब्रैग कर रहा था और खुद को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रहा था। तो यहाँ पर बम्शस सिर्फ कॉन्फिडेंट होने को नहीं बल्कि अनोइंग वे में ओवर कॉन्फिडेंट और सेल्फ इंपॉर्टेंट होने को शो करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंजेक्चर। दोस्तों कंजेक्चर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम जो है वो मतलब कि दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, अटकल, अंदाज़ा या फिर बिना पक्के प्रमाण के विचार, उसे हम कहते हैं कंजेक्चर। और जब वर्ब के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, अटकल लगाना, बिना पक्के प्रमाण के किसी बात को मान लेना, यानी कि बिना किसी प्रूफ के किसी बात को मान लेना, तो उससे भी हम जो है वो कंजेक्चर कह सकते हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि आप नाउन के सेंस में यूज़ कर रहे हैं या फिर वर्ब के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो कंजेक्चर का मीनिंग होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन, किसी क्लू या फिर अवेलेबल फैक्ट के बेसिस पर किसी चीज़ के बारे में गैस या फिर अजम्पशन बनाना। जब उस बात को प्रूव करने के लिए कंप्लीट एविडेंस अवेलेबल ना हो तब आप जो है वो कंजेक्चर का यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब हम किसी सिचुएशन का एग्जैक्ट आंसर नहीं जान पाते हैं या फिर हमें नहीं पता होता है, लेकिन कुछ क्लूज होते हैं हमारे पास, उनको देखकर अगर हम एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन सोच लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? कंजेक्चर करना हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, आप कह रहे होते हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, ओके, ऐसा हुआ होगा वाला जो सेंस है ना इस वर्ड में से आता है, लेकिन आपके पास उसका कोई कंप्लीट प्रूफ नहीं होता है, ये भी चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड का जो फ़ोन है वो सडनली अनरीचेबल हो गया है,
और आप गेस कर रहे हो कि शायद उसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई है। टीचर के डेस्क पर केक का बॉक्स देखकर स्टूडेंट गेस कर रहे हैं कि शायद किसी का बर्थडे है। गार्डन में ब्रोकन पॉट देखकर गेस करना कि शायद कैट ने गिरा दिया है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको पता नहीं है कि फ्रेंड का फ़ोन क्यों इंगेज आ रहा है या फिर अनरीचेबल आ रहा है, तो आपको क्या पता कि भाई उसकी बैटरी ही डेड हो गई है। हो सकता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाते हो, ठीक है। यानी कि जो शायद वाली फीलिंग है वो है आप में, हो गया, यानी कि इसका मतलब होता है आपने कंजक्चर किया। टीचर के डेस्क पर केक रखा था, हो सकता है कि वो किसी और काम के लिए रखा हो, लेकिन आपको लगा है कि शायद किसी का बर्थडे है, आपने गेस किया, ठीक है। ये होता है कंजक्चर, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि नाउन और वर्ब दोनों सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे कि स्पेकुलेशन है, गेस है या फिर अजम्पशन है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना या फिर गेस करना, उसे हम स्पेकुलेशन कह सकते हैं। यानी कि स्पेकुलेशन किसी पॉसिबिलिटी के बारे में ब्रॉडर गेसिंग को शो करता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले जो है वो स्टूडेंट में स्पेकुलेशन चल रही थी कि इस बार पेपर का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, वो गेस कर रहे थे, उसे हम कहेंगे स्पेकुलेशन, ठीक है। गेस करने का तो मतलब आपको पता होगा कि अपने मतलब कि बिना कंप्लीट नॉलेज के किसी आंसर या फिर पॉसिबिलिटी को अज्यूम करना, एक तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, गेस करना कहते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है कि किसी बात को बिना किसी पुख्ता सबूत के ट्रू मान लेना, सच मान लेना, तो उसे अजम्पशन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है वो अज्यूम कर लिया कि मेरा जो फ्रेंड है वो घर पे ही होगा, लेकिन जो है वो उसने पहले कंफर्म नहीं किया था, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने ऐसा कोई कंफर्म नहीं किया था, मुझे कॉल करके नहीं बताया था कि भाई मैं घर पे ही हूँ, लेकिन मैंने जो है वो अज्यूम किया है, यानी कि मैंने खुद ही सोचा है बिना किसी स्पेसिफिक प्रूफ के। तो ये क्या है, मेरा अजम्पशन है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि फैक्ट है, सर्टेनिटी है या फिर प्रूफ है। फैक्ट का मतलब होता है वो बात जो एक्चुअली सच है और जिसके सपोर्टिंग एविडेंस भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि जिसके मतलब कि सबूत भी अवेलेबल होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम फैक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये एक फैक्ट है कि स्कूल का जो गेट है वो 8 बजे ओपन होता है, क्योंकि स्कूल की ऑफिशियल टाइमिंग वही है। तो ये होता है फैक्ट होना किसी चीज़ का। सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? सर्टेनिटी का मतलब होता है किसी बात के ट्रू होने का कंप्लीट कॉन्फिडेंस या फिर श्योरिटी होना, उसे हम जो वो सर्टेनिटी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे सर्टेनिटी है कि मैंने जो अपनी चाबियाँ है वो स्टडी टेबल पर रखी थी, सर्टेनिटी है, यानी कि मुझे श्योरिटी है। सर्टेनिटी को आप जो है वो श्योरिटी से मतलब कि जोड़कर समझ सकते हो। प्रूफ का तो मतलब होता है सबूत या फिर जो एविडेंस जिसे हम कह सकते हैं वो होता है प्रूफ, ठीक है। बहुत ही बेसिक वर्ड था, इसे समझने की हमें इतनी ज़्यादा डी में ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, हर थियरी अबाउट द मिसिंग फोन वॉज ओनली अ कंजेक्चर। इस सेंटेंस का मतलब है कि मिसिंग फोन के बारे में उसने जो थियरी बनाई थी वो सिर्फ एक गैस या फिर अजम्पशन थी, उसके पास उस थियरी को प्रूव करने के लिए कोई कंप्लीट एविडेंस नहीं था। तो यहाँ पर कंजेक्चर का मतलब है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बनाया गया पॉसिबल आइडिया। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कंजेक्चर का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेंटी। दोस्तों डेंटी ये जो वर्ड है ये हम एग्जेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन की तरह भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। जब हम डेंटी का यूज़ एग्जेक्टिव की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही नाजुक होना, कोमल होना, सुंदर और छोटे आकार का होना, सलीकेदार होना। तो ये जो नाजुक, कोमल, सुंदर या फिर सलीकेदार है, छोटे आकार का है, ये सारे जो है वो डेंटी के मतलब कि एग्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होते हैं। लेकिन जब नाउन की बात करते हैं डेंटी के बारे में, तो डेंटी का मतलब होता है कि छोटी मात्रा में परोसा गया स्वादिष्ट भोजन। तो उस सेंस में जो है वो डेंटी का मतलब होता है नाउन के सेंस में। यानी कि डेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ का जो है वो डेलिकेट होना, स्मॉल होना, प्रिटी होना, अट्रैक्टिव होना। इसका यूज़ किसी पर्सन के अपीयरेंस के लिए हम कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर जो खाना होता है ना उसके लिए भी किया जा सकता है। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ही नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, ब्यूटीफुली मेड होती है, तो उसे डेंटी कहा जा सकता है। और खाने के कॉन्टेक्स्ट में डेंटी का मतलब होता है छोटा, अट्रैक्टिव और टेस्टी पोर्शन, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी में टेबल पर टाइनी कपकेक्स रखे हुए हैं और जिन्हें कलरफुल क्रीम और जो स्मॉल शुगर फ्लावर्स हैं उनसे डेकोरेट किया गया था। तो ये जो कपकेक्स हैं वो कैसे लग रहे थे? डेंटी लग रहे थे, क्योंकि वो स्मॉल थे, प्लस डेलिकेट भी थे, साथ ही साथ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड भी थे। उसी तरीके से छोटी और जो डेलिकेट ईयरिंग्स होती है जो लड़कियां पहनती है उसे भी आप डेंटी कह सकते हो। एक टाइनी फ्लावर जो मतलब कि फ्लावर वास जो बहुत ही प्रिटी है, यानी कि एक छोटा सा फ्लावर वास है बहुत ही मिनिएचर वाला, उस तरीके से
छोटे डेकोरेटिव जो कपकेक्स होते हैं, जैसे कि कपकेक वाला एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था, किसी का जेंटल और डेलिकेट मूवमेंट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए आप डेंटी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से ये यूज़ हो सकते हैं। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि डेलिकेट है, एलिगेंट है या फिर फाइन है। डेलिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही सॉफ्ट होना, फाइन होना, इजीली डैमेज मतलब कि होने वाला, मतलब कि जो चीज़ मतलब कि इजीली डैमेज हो सकती है, यानी कि बहुत ही जो नाजुक चीज़ें होती है ना उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम डेलिकेट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो बहुत ही डेलिकेट नेक पीस पहना है, अगर उससे कोई थोड़ा सा भी जो है वो खींच लेगा तो वो टूट जाएगा, ये होता है डेलिकेट होना। एलिगेंट का क्या मतलब होता है, जो चीज़ें बहुत ही ग्रेसफुल होती है, स्टाइलिश होती है, अट्रैक्टिव होती है ना, उसे हम जो है वो मतलब कि एलिगेंट कह सकते हैं। एलिगेंट का जो फोकस है वो ब्यूटी और ग्रेसफुल अपीयरेंस पर ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई फंक्शन के लिए उसने एक एलिगेंट नेकलेस पहना था जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो एलिगेंट यानी कि एलिगेंट नेकलेस कैसा होता है, बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही स्टाइलिश है, ट्रेंड के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव है, अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है, ऐसे चीज़ों को हम एलिगेंट कह सकते हैं। फाइन का क्या मतलब होता है, फाइन का मतलब होता है जो बहुत ही नाजुक है, हाई क्वालिटी का है, साथ ही साथ बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, बहुत ही बारीक काम उसमें किया जाता है किसी चीज़ में, उसे हम फाइन कह सकते हैं। केयरफुली मेड, इस तरीके का सेंस इसमें से आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आर्टिस्ट ने पेंटिंग में फ्लावर्स की जो फाइन डिटेल्स है वो बहुत ही केयरफुली बनाई थी, यानी कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से काम किया था उसने फ्लावर्स के ऊपर, ये होता है किसी चीज़ का बहुत ही फाइन होना, बारीक होना एक तरीके से। ठीक है, अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि क्लमजी है, कोर्स है या फिर बल्की है। क्लमजी का मतलब होता है कि मूवमेंट में ऑकवर्ड या फिर अनकोऑर्डिनेटेड होना, यानी कि क्लमजी मतलब कि एक तरीके से गिरते पड़ते रहना या फिर सामान गिरा देना, यानी कि आप चल भी रहे हो तो आपके हाथ का धक्का लग रहा है, एक तरीके से आप जो है वो कोई काम सही से कर नहीं सकते, आपके काम में या फिर आपकी बॉडी में जो है वो कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, कब आप क्या करोगे और हो क्या जाएगा आपको भी नहीं पता चलता, ये होता है क्लमजी होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो लड़का है वो इतना ज़्यादा क्लमजी था कि उसने जो है वो मतलब कि टेबल पर रखे ग्लास को गिरा दिया, ये होता है क्लमजी होना, उसे पता भी नहीं चला, उसका चलना ही ऐसा था, इस तरीके से। कोर्स का क्या मतलब होता है, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा होना, बहुत ही रफ होना, हार्श होना, जो चीज़ें डेलिकेट नहीं होती है, फाइन नहीं होती है, नाजुक नहीं होती है, बल्कि उनके विपरीत होती है, बहुत ही खुरदुरी सी, बहुत ही कठोर सी, हार्श सी, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कोर्स कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे टॉवल का जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही कोर्स है, खुरदुरा है, चुभता है, डेलिकेट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, इस तरीके से। बल्कि का क्या मतलब होता है, जो साइज में लार्ज होता है, हैवी सा होता है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल है, उसे हम बल्कि कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बल्कि बैकपैक है, यानी कि बहुत ही बड़ा है और मतलब कि उसे कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है मुझे, तो ये होता है किसी चीज़ का मतलब कि बल्कि होना। बल्कि जो है वो लार्ज और हैवी लुकिंग चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी वोर अ डेंटी नेकलेस टू द फैमिली डिनर। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने फैमिली डिनर में एक बहुत ही छोटा डेलिकेट और प्रेटी नेकलेस पहना था। तो यहाँ पर डेंटी नेकलेस की डेलिकेट और अट्रैक्टिव अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक लड़की है और उसके गले में जो है वो बहुत ही डेलिकेट यानी कि मतलब कि नेकलेस है। एक बार देखने से तो पता भी नहीं चलता, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि डेलिकेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा नाजुक नेकलेस पहना है। तो नाजुकता को दिखाने के लिए हमने जो है वो यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया था। आई होप आपको क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्टेम्पलेटिव। दोस्तों कॉन्टेम्पलेटिव ये हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विचारशील होना, चिंतनशील होना, गहरे विचार में डूबा हुआ होना, मनन करने वाला, तो उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेम्पलेटिव हम उसे कह सकते हैं। यानी कि कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डीपली और कामली सोचना, स्पेशली जब कोई पर्सन किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन, लाइफ सिचुएशन, मेमोरी या फिर आइडिया को सीरियसली मतलब कि सोच रहा होता है, तब आप जो है वो कॉन्टेम्पलेटिव का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसमें सिर्फ जो है वो कोई नॉर्मल सी थिंकिंग नहीं होती है कि आप जो है वो नॉर्मली सोच रहे हो, बल्कि पर्सन अपने थॉट्स को इतना डीपली एक्सप्लोर कर रहा होता है कि किसी कंक्लूजन या फिर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करोगे कॉन्टेम्पलेटिव का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि समर वैकेशन में वो न्यू स्किल सीखने या फिर अपने पेंडिंग हॉबीज मतलब कि कैसे कंप्लीट करे, तो वो एक क्वाइट प्लेस पर बैठकर जो है वो दोनों ऑप्शंस के बारे में सोचता है, कामली और डीपली सोचता है, ताकि उसे जो है वो कोई कंक्लूजन मिले, कोई तो मतलब कि एक तरीके से फाइनल डिसीजन मिले। तो उसका मूड कैसा है, कॉन्टेम्पलेटिव मूड है। एग्जाम के बाद मान लीजिए कि अपनी मिस्टेक के बारे में डीपली सोचना, ये भी कॉन्टेम्पलेटिव मूड हो सकता है। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स पर मतलब कि कामली सोचना,
ये भी कॉन्टेम्पलेटिव हो सकता है। पुरानी मेमोरीज के बारे में क्वाइटली बैठकर सोचना, ये जो सारे वर्ड्स है ना, सॉरी वर्ड्स नहीं, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम जो है वो कॉन्टेम्पलेटिव से ही रिलेट कर सकते हैं। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि थॉटफुल है, रिफ्लेक्टिव है या फिर पेंसिव है। थॉटफुल का मतलब होता है किसी चीज़ या फिर सिचुएशन के बाद में बहुत ही ध्यान से सोचने वाला, उसे हम जो है वो थॉटफुल कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एग्जाम के बाद वो जो है वो थॉटफुल होकर सोच रहा था कि उसकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई, ये होता है थॉटफुल होना, ठीक है, यानी कि बहुत ही केयरफुली सोचने वाला। और रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्शन या फिर थॉट्स के बारे में डीपली सोचना, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव। दोस्तों रिफ्लेक्टिव में जो है वो यूजुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग या फिर अंडरस्टैंडिंग का सेंस होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई पुराने फोटो देखते वक्त जो है वो रिफ्लेक्टिव हो गया और अपने चाइल्डहुड के जो मोमेंट्स है वो याद करने लगा, ये होता है रिफ्लेक्टिव होना, कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर जो आपके कोई एक्शंस रहे हैं, कोई थॉट्स रहे हैं, उनके बारे में डीपली सोचना, उसे हम रिफ्लेक्टिव कहेंगे। पेंसिव का क्या मतलब होता है? पेंसिव का मतलब होता है डीपली थॉटफुल, ऑफन स्लाइटली सीरियस, यानी कि थोड़ा सा सीरियस या फिर जो वरीड मूड होता है ना आपका, उसमें जाकर कुछ सोचना, उसे हम जो है वो पेंसिव कह सकते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आप अगर अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपके मन में एक तरीके से जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और जब चिंता में आप कोई चीज़ सोच रहे होते हो ना कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, कब आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएंगे, तो आप कैसे मूड हो? पेंसिव मूड में हो। आप नॉर्मली कुछ नहीं सोच रहे बल्कि चिंता में कुछ सोच रहे हो, उसे हम पेंसिव कहेंगे। तो आई होप आपको हमारे सारे सिनोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की बारी यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि थॉटलेस है, इम्पल्सिव है या फिर इनकंसिडरेट है। दोस्तों थॉटलेस का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे काम या फिर बात करना, उसे हम जो है वो मतलब कि थॉटलेस कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने जो है वो मेरे फ्रेंड से बिना पूछे उसकी पर्सनल फोटोज़ जो है वो शेयर कर दी, तो मैं उस मोमेंट पर थॉटलेस थी कि एक बार भी मैंने सोचा भी नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये होता है थॉटलेस होना। इम्पल्सिव का मतलब तो शायद हमने पहले भी समझा था। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि बिना प्रॉपरली सोचे समझे इमीडिएटली एक्शन लेना, तो उसे हम जो है वो इम्पल्सिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई सेल लगा था कहीं पर किसी दुकान पर, और सेल देखते ही जो है वो मैंने हेडफोन्स खरीद लिए, हालांकि मुझे ज़रूरत थी नहीं थी वो बाद की बात है, लेकिन मैंने जो है वो सेल का नाम देखकर ही जो है वो मतलब कि इमीडिएटली क्या किया, मैंने एक्शन ले लिया, किस चीज़ का? खरीदने का एक्शन ले लिया। ये होता है इम्पल्सिव होना, बिना सोचे समझे इमीडिएटली एक्शन लेना, तुरंत तंतोतंत एक्शन लेना, उसे हम कहेंगे इम्पल्सिव। इनकॉन्सिडरेट का क्या मतलब होता है? कि दूसरों की फीलिंग्स या फिर नीड्स के बारे में प्रॉपरली ना सोचना, यानी कि जब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हो तो आप कैसे हो? इनकंसिडरेट हो, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपके घर में जो है वो कोई छोटा भाई है आपका और आप बड़े हो ऐसा समझ लीजिए, और आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आप जो है वो पढ़ना चाहते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, लेकिन आपका जो छोटा भाई है वो डिस्टर्ब करने आ जाता है आपको कि गेम्स खेलो, बाहर चलो, ये वो। तो आपका जो छोटा भाई है वो क्या है? इनकंसिडरेट है, यानी कि आपके बारे में बिल्कुल भी वो सोच नहीं रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरीके से जो है इनकॉन्सिडरेट का यूज़ हो सकता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, शी सैट बाय द विंडो लुकिंग कॉन्टेम्पलेटिव, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि वो विंडो के पास बैठी थी और डीपली और कामली किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। तो यहाँ पर कॉन्टेम्पलेटिव उसके थॉट्स और सीरियस मूड को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से हमने समझा है कि कॉन्टेम्पलेटिव यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सेक्रेबल। दोस्तों एक्सेक्रेबल ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही घटिया होना, बहुत ही खराब होना, घृणित होना, यानी कि जिससे आपको नफरत हो जाए, निंदनीय होना, बहुत ही मतलब कि घिनौना होना। तो इस सेंस में हम जो है वो एक्सेक्रेबल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्सेक्रेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल या फिर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होना। इस वर्ड का जो यूज़ है वो तब किया जाता है जब किसी चीज़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, या फिर किसी बिहेवियर या फिर एक्शन को मॉरली बहुत ही रॉन्ग या फिर डिस्गस्टिंग माना जाता है। तो उसके लिए आप जो है वो एक्सेक्रेबल का यूज़ आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मूवी है, मान लीजिए, कि जो इतनी ज़्यादा बोरिंग है और बैडली मेड है कि तुम उसे बहुत ही मतलब कि टेरिबल बोलते हो, या फिर उस बिहेवियर मतलब कि कोई बिहेवियर है जो कि इतना रॉन्ग है कि उसे आप जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हो, तो वो आपके लिए एक्सेक्रेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है
जिसमें किसी ने कोई डिश ऑर्डर की, लेकिन जो खाना है वो इतना प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था, यानी कि इतना गंदा सा मतलब कि था कि उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अनबियरेबल था, यानी कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उस पर्सन को फूड क्वालिटी एक्सेक्रेबल लग सकती है, यानी कि बहुत ही घटिया लग सकती है इस तरीके से, यानी कि बहुत ही ख़राब फूड को हम एक्सेक्रेबल कहेंगे, किसी टेरिबल बिहेवियर को हम एक्सेक्रेबल कह सकते हैं, किसी बैडली रिटर्न स्टोरी को हम जो है वो एक्सेक्रेबल कह सकते हैं। ये जो सारे एग्जाम्पल है ये एक्सेक्रेबल होने के ही एग्जाम्पल है। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। अब सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अबॉमिनल है, हॉरिबल है या फिर ऑफुल है। दोस्तों अबॉमिनेबल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही मतलब कि बैड, अनप्लेजेंट या फिर अनएक्सेप्टेबल होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने अपने फ्रेंड के साथ रूड बिहेव किया, वो कम्प्लीटली कैसा था? अबॉमिनेबल था। इस तरीके से हम कह सकते हैं। हॉरिबल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ बहुत ही बैड होती है, अनप्लेजेंट होती है, डिस्टर्बिंग होती है, तो उसके लिए हम हॉरिबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हॉरिबल एवरीडे इंग्लिश में बहुत ही मतलब कि कॉमनली यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई पिकनिक के जो दिन है वो मौसम इतना ज़्यादा हॉरिबल था कि सबको घर वापस जाना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, अनप्लेजेंट था, इस तरीके से। ऑफुल का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सट्रीमली बैड होना, अनप्लेजेंट होना, उसके लिए हम ऑफुल का यूज़ करते हैं। ऑफुल कैजुअल एवरीडे सिचुएशन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मूवी की जो एंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा ऑफुल थी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑफुल थी यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी या फिर अनप्लेजेंट थी, यानी कि अच्छी नहीं लग रही थी। इस तरीके से यूज़ होता है ऑफुल का। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक्सेलेंट है, एडमायरेबल है या फिर वंडरफुल है। एक्सेलेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है या फिर एक्सेप्शनली गुड होती है, यानी कि बहुत अच्छी होती है, तो उसे हम जो है वो एक्सेलेंट कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाया है और टीचर ने जो है वो उसे देखकर कहा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही एक्सेलेंट है, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा है। ये होता है किसी चीज़ का एक्सेलेंट होना। एडमायरेबल का मतलब होता है जो रिस्पेक्ट के लायक होता है, जो एप्रिसिएशन के लायक होता है ना, उसे हम जो है वो एडमायरेबल कह सकते हैं। ये होता है एडमायरेबल होना। वंडरफुल का तो मतलब आपको पता होगा, जो बहुत ही अच्छा है, इंजॉयबल है, प्लीजिंग है, उसे हम वंडरफुल कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं फैमिली के साथ जो है वो बीच पर गई थी और उनके साथ जो बीच वाला एक्सपीरियंस था ना वो वंडरफुल था, यानी कि बहुत अच्छा था, इंजॉयबल था। इस तरीके से यूज़ होता है वंडरफुल का। तो हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है। द फूड एट द स्मॉल रेस्टोरेंट वॉज एक्सेक्रेबल। इस सेंटेंस का मतलब है कि छोटे रेस्टोरेंट का जो खाना है वो बहुत ही क्वालिटी मतलब कि ख़राब क्वालिटी का था और बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं था। तो यहाँ पर एक्सेक्रेबल का मतलब सिर्फ बैड नहीं है, बल्कि इतना एक्सट्रीमली बैड और इतना अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी को शो करता है कि वो बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा था। इस तरीके से हमने समझा है कि एक्सेक्रेबल यानी हो क्या सकता है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डैपर। दोस्तों डैपर ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है सलीकेदार होना, आकर्षक होना, शानदार जिसके कपड़े होते हैं या फिर स्मार्ट दिखने वाला, उसे हम जो है वो डैपर कह सकते हैं। यानी कि डैपर का मतलब होता है किसी पर्सन का स्मार्ट होना, नीट होना, स्टाइलिश होना, वेल ड्रेस दिखना। इस वर्ड का जो यूज़ है वो स्पेशली तब किया जाता है जब कोई पर्सन अच्छे कपड़े पहने हो, यानी कि किसी पर्सन ने अच्छे कोई कपड़े पहने हो और ओवरऑल बहुत ही पॉलिश और प्रेजेंटेबल लग रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? डैपर हम उसे कहेंगे। यानी कि डैपर का जो फोकस है वो मेनली अपीयरेंस, क्लोथिंग या फिर ग्रूमिंग पर होता है। इसका मतलब सिर्फ हैंडसम होना नहीं होता, बल्कि नीटली ड्रेस और स्टाइलिश दिखना भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि फैमिली वेडिंग में जो है वो कोई लड़का है, उसने बहुत ही क्रिस्प शर्ट पहनी है, वेल फिटेड ट्राउजर्स पहने हैं, पॉलिश शूज़ पहने हैं और उसका जो ओवरऑल लुक है ना वो बहुत ही नीट और स्टाइलिश लग रहा है, तो इसके लिए जो है वो हम उसे डैपर कह सकते हैं। यानी कि अच्छे फिटेड कपड़े पहनना, वेडिंग में नीटली ड्रेस होना, मतलब कि फैमिली फंक्शन में कहीं पर जो है वो बहुत ही अच्छे से फॉर्मल शूज़ पहनना, ब्लेजर्स पहनना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो है वो मतलब कि डैपर को डिस्क्राइब करती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे यानी कि शानदार पोशाक वाले व्यक्ति को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डैपर इस वर्ड से। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि स्मार्ट है, स्टाइलिश है, वेल ड्रेस्ड है। स्मार्ट का मतलब होता है कि नीट होना, अट्रैक्टिव होना, स्टाइलिश दिखना, उसे हम जो है वो स्मार्ट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई बर्थडे पार्टी में जो है वो रोहन ने अपनी न्यू शर्ट और क्लीन शूज़ में जो है वो मतलब कि उसने पहने और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, यानी कि अट्रैक्टिव लग रहा था, स्टाइलिश लग रहा था, इस तरीके से। स्टाइलिश का क्या मतलब होता है? जिसका बहुत ही फैशनेबल या फिर मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है ना, उसे हम स्टाइलिश कह सकते हैं। इस तरीके से वेल ड्रेस का मतलब होता है कि अच्छे और सूटेबल कपड़े पहने हुए, उसे हम वेल ड्रेस कह सकते हैं। यानी कि अगर आपने अच्छे खासे कपड़े पहने हैं तो आप कैसे हो? वेल ड्रेस हो।
अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्लॉपी है, अनटाइडी है या फिर अनकेम्प्ट है। स्लॉपी का मतलब होता है कि अनटाइडी होना, केयरलेस होना, पुअरली ड्रेस्ड दिखना, यानी कि अगर आपके कपड़े प्रॉपरली आयरन नहीं किए गए हैं, ओके, यानी कि इसलिए वो थोड़े स्लॉपी लग सकते हैं, केयरलेस से लग सकते हैं, यानी कि पर्सन का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा गंदा सा लग सकता है, उसे हम कहेंगे स्लॉपी। अनटाइडी का मतलब होता है जो चीज़ें प्रॉपरली नीट या फिर अरेंज नहीं होती है ना, उसे हम जो है वो अनटाइडी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट में सिलवटें पड़ी हुई है, पैंट जो है वो लूज़ है, तो उस तरीके से आप क्या कहोगे कि आप अनटाइडी हो, यानी कि मतलब कि आपकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं है कपड़ों को लेकर या फिर आपके अपीयरेंस को लेकर। अनकेम्प्ट का मतलब होता है जो प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं है या फिर जो मेंटेन्ड नहीं है ना, उसे हम जो है वो अनकेम्प्ट कह सकते हैं। दोस्तों डैपर पर्सन केयरफुली ग्रूम्ड और पॉलिश होता है, जबकि अनकेम्प्ट पर्सन कैसा होता है, उसके जो बाल है, उसके जो कपड़े हैं या फिर उसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है ना, वो पुअरली मेंटेन लग सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई लंबी ट्रिप के बाद उसके जो बाल है वो अनकेम्प्ट हो गए थे और कपड़े भी व्रिंकल्ड थे, यानी कि उसके बाल बिखर गए थे और उसके कपड़े में भी सिलवट पड़ गई थी, ये होता है किसी का अनकेम्प्ट होना। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही लुक्ड डैपर इन हिज न्यू सूट। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अपने नए सूट में स्मार्ट, नीट और स्टाइलिश दिख रहा था, डैपर दिख रहा था, यानी कि यहाँ पर डैपर उसकी वेल ड्रेस और पॉलिश अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से हमने समझा है कि डैपर यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लास्ट वर्ड हमारा कौन सा है और उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कॉन्जुगल। दोस्तों कॉन्जुगल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वैवाहिक, पति पत्नी से संबंधित या फिर विवाह संबंधी, उसे हम जो है वो कॉन्जुगल कहेंगे। यानी कि जो भी बातें शादी से रिलेटेड होती है या फिर पति पत्नी से रिलेटेड होती है तो उसे कॉन्जुगल कहा जा सकता है। कॉन्जुगल का मतलब होता है मैरिज या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से कोई रिलेटेड चीज़। इस वर्ड का यूज़ जनरली मैरिड कपल की रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो राइट्स होते हैं यानी कि जो हक होते हैं, लाइफ या फिर बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ स्पेसिफिकली पति पत्नी के वैवाहिक संबंध से कनेक्टेड होती है उसे कॉन्जुगल कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई हस्बैंड वाइफ की जो है वो कॉन्जुगल रिलेशनशिप की बात करना, यानी कि वैवाहिक रिलेशनशिप हमने बोला है। मैरिड कपल की कॉन्जुगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये उनकी कॉन्जुगल अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि ये सारी जो एग्जाम्पल्स है ये कॉन्जुगल होने के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि शादी के बाद एक कपल है जो कि घर के जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो मिलकर लेता है और एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं उनमें एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है। तो ये उनके कॉन्जुगल रिलेशनशिप का पार्ट है, यानी कि उनके वैवाहिक रिलेशनशिप का पार्ट है। इस तरीके से हम बोलेंगे ये होता है कॉन्जुगल और इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जेक्टिव है हमारे पास। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि मैरिटल है, मैट्रिमोनियल है, स्पाउजल है। मैरिटल का मतलब होता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, उसे मैरिटल कहा जाता है। मैट्रिमोनियल का भी मतलब होता है कि भाई मैरिज से या फिर मैरिज रिलेशनशिप से, मतलब कि मैरिड रिलेशनशिप से किसी चीज़ का रिलेटेड होना, यानी कि तीनों वर्ड्स एक ही जैसे हैं। और स्पाउजल का मतलब होता है कि हस्बैंड या फिर वाइफ से रिलेटेड होना, तो उसे हम जो है वो स्पाउजल कहेंगे। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अनमैरिड है, सिंगल है, नॉन मैरिटल है। अनमैरिड का मतलब होता है जिस पर्सन की शादी नहीं हुई है। सिंगल का मतलब होता है कि मैरिड रिलेशनशिप में ना होना, जो अकेला है उसे हम सिंगल कहेंगे। नॉन मैरिटल का मतलब होता है कि मैरिज से रिलेटेड ना होना, उसे हम नॉन मैरिटल कहेंगे। सारे बेसिक वर्ड्स हमें दिए गए थे इसमें, जो आप आसानी से देख कर भी पहचान पाओगे। तो हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, दे डिस्कस देयर कॉन्जुगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओपनली। इस सेंटेंस का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ ने अपनी जो मैरिड लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बारे में ओपनली बात की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।